हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग आज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे आप लोगों का पीरियोडिक टेबल पर रिस्पॉन्स रहा, पीरियोडिक टेबल के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तो आज और कल की सीरीज में हम आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो लौटाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत शानदार शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो साथ दीजिएगा और मेरे सोल्व करने से पहले ही खुद सोल्व कीजिएगा। फॉर द फोर सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट, सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हुए हैं अपने को, और ये पूछा स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है। जब इसका +2 कर दोगे तुम तो +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हो जाएगा। मैग्नीज का देखा जाए तो +2 में ही कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो गया, और Fe का कॉन्फ़िगरेशन +2 के अंदर 3d6 हो गया, और कोबाल्ट का +2 के अंदर 3d7 हो गया। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो 3d5 जो है वो सबसे ज्यादा हासिल होने की वजह से स्टेबल होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जो कि ये रहा, तो मैग्नीज, Fe, क्रोमियम और कोबाल्ट, ये आपका आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, सबको पता है। अराइजेज आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन सच ए वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। ये कह रहा है कि डी ऑर्बिटल्स arises out of incomplete filling of d orbital in such a way, मतलब जो डी ब्लॉक के अलावा एलिमेंट्स रह गए उनमें डिफर फ्रॉम ईच बाय यूनिटी, एक से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती है। ये भी सही बात है। फिर कह रहा है कि डिफर फ्रॉम द वेरिएबिलिटी ऑफ oxidation state of non-transition element whereas oxidation state normally differ by 2। अब चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि Sn+2 होता है और डायरेक्ट Sn+4 होता है, बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वगैरह नहीं होती। या तो एल्यूमिनियम जैसे है या गैलियम जैसे है, कोई भी एलिमेंट जैसे क्लोरीन है तो सीधा +1 के बाद +3 या +5 +7 होता है। तो जितने भी इसमें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से इंक्रीज होती है। तो ये भी सही है। मतलब मैं यूं कहूं कि डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 से इंक्रीज होती है। जैसे Fe+1 है, Fe+2 हो जाता है, Fe+3 भी होता है। लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 से चेंज होती है, 2 से इंक्रीज होती है। मतलब जैसे Sn+2 Sn+4 हो, बिस्मिथ +3 और बिस्मिथ +5 हो। ठीक है, ये सारी बातें सही है, आंसर 4 हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सही से शो कर देता हूं। ये है E0 Mn+32+2, और ये SRP जो है वो ग्रेटर देन है E0 क्रोमियम+32 क्रोमियम+2, ये बोला है।
तो देखते हैं ये किस वजह से, किस रीजन की वजह से। Mn+2 कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Mn+2, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि 3d4 में कभी नहीं जाना चाहेगा, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज मच लार्जर ड्यू टू इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है कि मैग्नीज में से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। तो इससे हायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब ये Mn+3 जो है वो Mn+2 में जाएगा, ये तो हो जाता है, और ये कन्वर्ट नहीं होता है। Mn+3 मोर स्टेबल, ये लाइन भी गलत हो गई क्योंकि मोर स्टेबल तो ये है ही नहीं, Mn+3 तो लेस स्टेबल है, तो ये भी गलत हो गया। सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीज इज हायर देन दैट द थर्ड, थर्ड से हायर नहीं है सेकेंड, क्योंकि ध्यान रखना मैंने कल भी एक बात कही थी, आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज इंक्रीजेज होती है। तो सेकेंड हायर होने का मतलब ही नहीं होता, चाहे कोई सा भी एटम किसी की रिस्पेक्टिव बात कर ले, तो इसका आंसर फिर सेकेंड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमने एनसीईआरटी से उठाया गया है, मतलब एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को चेंज करके उसी के बेस्ड पर ये क्वेश्चन उठाया है। ये एग्जाम्पल नंबर 4.7 है आपका एनसीईआरटी का, और इसी बेस पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपको करवाया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो करवा रहे हैं वो कंप्लीटली बेस्ड एनसीईआरटी है, या एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। जहां से एनसीईआरटी लाइनों को छोड़ देता है वहां से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, और वहीं से हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन री नीट ही नहीं, नेक्स्ट नीट 2027 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, आप एनसीईआरटी की लाइन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो करेक्ट है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक और देन आफ्टर जिंक तक, यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ये +7 तक जाता है, यहां तक इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगती है। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो करेक्ट है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैग्नीज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में अगर बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है। इस बेसिस पर अगर बात करें तो 3d1 में 1 अनपेड, इसमें 2 अनपेड, इसमें 3 और इसमें 4 अनपेड हैं। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक नेचर ज्यादा होगी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसने इनकरेक्ट पूछा है बच्चों अपन से, है ना, इनकरेक्ट पूछा है, जबकि वो तो दोनों करेक्ट हैं। फिर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, आप लोगों को याद ही होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट टू मिड तक इंक्रीज होती है और देन बाद डिक्रीज होती है, राइट में जाते हैं तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है और बाद में मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी स्टार्टिंग से मिड तक तो इंक्रीज होगा और स्टार्टिंग के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसी में अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्डर रहता है जो आप लोगों को याद कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा मेल्टिंग पॉइंट का, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मैं आपको एक ऑर्डर याद करवाता हूं, ध्यान रखिएगा कैसे याद करना है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ डी ब्लॉक, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। आपको यूं करना है कि जो मैग्नीज है उसको कॉपर और निकल के बीच में भेज देना है। किसके बीच में? कॉपर और निकल के बीच में। अब आप लोगों को पता है, बाकी एज इट इज कीजिएगा। यहां से यहां तक
इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, फिर डिक्रीजिंग आएगा। तो इसमें अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो मैग्नीज का तो ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि उधर जाने पर जिंक की सबसे कम हो जाएगी, मतलब जिंक का सबसे कम, फिर कॉपर का, फिर आता है मैग्नीज, फिर निकल, फिर कोबाल्ट, फिर एफी। और अब इन चारों को एज इट इज यहां से उठा के वहां रख दो, एज इट इज, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम। तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर गलत दे दिया इसने, मैग्नीज का सबसे ज्यादा नहीं होता। इसका वहां जाने का या इतना कम होने का रीजन तुम्हें बता दूं कि इसके दो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इन मेटेलिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होती है, दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो क्रोमियम की सबसे ज्यादा ही होगी, क्योंकि +1 आ गया और मैग्नीज पे +1 है, तो ये तो 3d6 हो गया और ये 3d5 हो गया। फिर वैनेडियम की बात कर रहा है +1 की, तो ये 3d4 हो गया। फिर बात कर रहा है टाइटेनियम +1, तो ये 3d3 हो गया। और आपको पता है कि इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो ये आंसर तो सही है। तो इसका आंसर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। तो आंसर भी इसका थर्ड है बच्चों। फिर आता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आफ्टर मैग्नीज ओनली Fe एंड कोबाल्ट फ्रॉम ट्राई हेलाइड विद फ्लोरीन। सही बात है, मैग्नीज के अलावा एक Fe है और कोबाल्ट ही तो है जो ट्राई हेलाइड्स बना सकते हैं फ्लोरीन के साथ। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, आप देख सकते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा ताकि ये क्वेश्चन का आंसर आप बना पाए। MnO3F is compound in which the oxidation state of manganese +7, तो इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है, ये भी सही है, ये भी सही है। The oxidation state of chromium is highest in CrCl4, ये तो गलत हुआ ना, ये हाईएस्ट कहां है, ये तो +4 में ही हुआ, जबकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक होती है। आपको पता है कि CrO3 भी होता है, CrF6 भी होता है। ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एज स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट आंसर है वो थर्ड है। अब देख लीजिएगा पैराग्राफ, जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि द +7 स्टेट फॉर मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हैलाइड बट MnO3F इज नोन, ये लिखा हुआ MnF3 नोन होता है। एंड द बियॉन्ड मैग्नीज no metal has trihalide except Fe or cobalt. The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to their high lattice energy as in the case of COF3 or higher bond enthalpy in terms of covalent compound. तो कुछ कंपाउंड्स में फ्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने की लैटिस एनर्जी की वजह से और कुछ में बॉन्ड एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कलरलेस पूछा है। सीधा सीधा सी बात है कि जो D0 और D10 जो होते हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन वो कलरलेस होते हैं, तो यही होते हैं सिर्फ कलरलेस, इसलिए आंसर इनमें से आ जाएगा कुछ भी। ठीक है, अब आप देख लीजिए D0 D10 कौन है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे तो ये +4 में हो गया और ये +4 में D0 होता है, ये एक आंसर आएगा। ये तो +3 में हुआ ना, +3 में ये D0 या D10 नहीं होता, ये +1 में है और +1 में ये भी D10 होता है, तो ये भी एक आंसर हो गया। निकल भी +2 में है, तो ये आंसर नहीं होगा, 3D8 होता है।
तो इसका मतलब ये आंसर अपना फाइनलाइज होता है। A purple color solution is made alkaline with KOH and is treated with Ki, forming potassium iodate. This solution is then acidified with H2SO4 and again it is treated with Ki, but this time instead of potassium iodide, iodine gas is liberated. This purple colored solution is, बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और अगर आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इनके कलर याद कर लेने हैं। इसका कलर होता ही पर्पल है और इसका कलर जो K2Cr4 है इसका कलर होता ही येलो है और ये अपना ग्रीन होता है, सबको पता ही होगा, और ये ऑरेंज होता है। तो कलर के बेसिस पे आंसर तो फर्स्ट चला गया अपना। अगर कलर याद थे तो आंसर बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो भी समझा देता हूं कि KMnO4 जो है, KMnO4 वो आयोडाइड से रिएक्शन करके इन बेसिक मीडियम वो आयोडेट बनाता है और खुद कन्वर्ट होता है ब्लैक कलर में MnO2 में। और यही आयोडाइड अगर एसिडिक मीडियम में आ जाए तो ये आयोडीन गैस बनाती है और खुद कन्वर्ट होता है Mn+2 में। यही तो बोला इसने, KOH के सॉल्यूशन में है तो ये हो जाएगा और H2SO4 के सॉल्यूशन में है तो आयोडीन गैस लिबरेट हो जाएगी। फिर है आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द फ्लोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। अभी भी मैंने आपको बताया, ये तो क्वेश्चन हो गया अपना, ये क्वेश्चन तो अपने करवा दिया कि ये बेसिक मीडियम है, आयोडाइड है, आयोडेट में कन्वर्ट हो गया तो खुद किस में कन्वर्ट होता है MnO2 में। अब MnO2 वाले आंसर ये दो बचे, फिर अपने को ढूंढना है B और C। तो KMnO4 वही Fe+2 में है और इस बार किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, और जो एसिडिक मीडियम में होता है Mn+2 में जाता है, तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा और ये आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आ जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी तुम्हें बताया ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा तो Fe+2 से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। ये सुन लीजिए, ये एनसीईआरटी की ही लाइन तो है। पर मैग्नेट ट्राइटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी, ये गलत जुड़ गया, टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड। ये देखिएगा क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल। एक लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो जब हायर एनर्जी में जाता है तो द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कोरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। बिल्कुल, वो कितना एक्साइट होगा वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करी है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम एनर्जी, और एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी वो हायर शेल में जाएगा। द फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। बिल्कुल, तभी तो हमें वो कलर दिखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं। डी ट्रांजिशन की वजह से ही तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो जनरली कलर शो करते हैं। द कलर ऑब्जर्व्ड कोरस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। ये बात आप लोगों को बताई गई होगी कि जो कलर होता है, जैसे ये डी मतलब T2G हुआ और ये अपना EG हुआ, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो यहां चला जाता है और इसी लाइट की कॉम्प्लीमेंट्री लाइट वापस इमिट करके वो यहां पहुंचता है अपने ही वापस उसी शेल में। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही तो होता है उसका। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्बाइड डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड। अब कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड तो किस पे करती है, लिगेंड्स पे।
आपको पता है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब समझिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने में एनर्जी ज्यादा ही तो चाहिए, तो वो ज्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और अगर यही पहुंचना इतनी दूर पे इस एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, तो उसे एनर्जी कम चाहिए, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये बात डिपेंड किस पे कर रही है? लिगेंड्स पे डिपेंड कर रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और चारों स्टेटमेंट वाला करेक्ट वाला ऑप्शन कोई है क्या इसमें? ये रहा थर्ड आंसर है इसका। द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट is a strong oxidizing in acidic, but MO in MO3, W tungsten in WO3 are not, because चेक कीजिए, ये कह रहा है कि ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है क्रोमियम तो, लेकिन मोलिब्डेनम और टंगस्टन नहीं होते। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये वाले दोनों ही ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग ज्यादा रखेंगे, और बाइंडिंग ज्यादा रखेंगे तो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ चिपका रहेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाएगा। इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठहरा सिर्फ क्रोमियम। तो क्रोमियम इज मोर स्टेबल देन, ये लिखा हुआ है छोटा है, मोलिब्डेनम +6। मोर स्टेबल तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। मोलिब्डेनम और टंगस्टन आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम, ये तो सही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर स्टेबल, ये बात सही है। ये कह रहा है हैवियर मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज मोर स्टेबल, ये गलत है। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड हो जाएगा जो आंसर में है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है। मैंने कहा कि हम एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर बनाएंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन देंगे, ताकि हम अपनी राहत से नहीं भटकें। क्योंकि एनसीईआरटी ही तो है जो हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान है, तो इसी को तो पढ़ना ही है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है फाउंड मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6, ठीक है। फिर आता है अलोंग विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मेटल एंड लिगेंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डज नॉट अकर्स। ये कह रहा है कि जब मेटल और लिगेंड्स की रिएक्शन होती है, वो उसे इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, तब उस वक्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही मिली सेकेंड्स के, मिली नहीं, माइक्रो नहीं, नैनो सेकेंड्स के लिए होता है। जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की तरफ या मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नैनो सेकेंड्स में चले जाते हैं, और इसी वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वापस आ जाते हैं फिर वो, इसीलिए। तो जो एक्साइटेड स्टेट हैज ए शॉर्ट लाइफ टाइम, ये सही लग रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता है। अगर होता इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होना होता। द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल, नहीं, नन ऑफ द अब, ये फर्स्ट ही आंसर इसका करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उससे अपर लेवल में हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो चीज है वो आपको 2023 और 24 के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। 26 के लेटेस्ट एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ और हिंट दी गई है इस बात के लिए। फिर आता है एन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसंट्रेट H2SO4 ए ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड विच इज हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कंसंट्रेटेड
H2SO4 यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इन दोनों से HMnO4 बनता है, और HMnO4 को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो वहां से H2O तो बाहर निकल गया और पीछे बच गया Mn2O7। और Mn2O7 जो है वो भी हीट से टूटकर ग्रीन कलर का कंपाउंड है। हाँ, तो यही Mn2O7 है। फिर तो यही Mn2O7 बनता है जो एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजिव, क्योंकि ये तो ब्लैक कलर का होता है, तो Mn2O7 इसमें एक्सप्लोजिवनेस रखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड अफेक्ट मरकरी? ये क्वेश्चन आप मरकरी से रिलेटेड पढ़ेंगे तब तो आपको डी ब्लॉक का लगेगा, लेकिन ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन में दिया हुआ है बेटा, और इससे HgO और O2 बनता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एनसीईआरटी में इस रिएक्शन का जब जिक्र हुआ ना, तो वहां पे इस रिएक्शन में Hg2O2 बनाया गया है। Hg2O2 एनसीईआरटी में Hg2O2 बनाया गया है, बाकी जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें HgO ही बनाया गया है, क्योंकि Hg+1 कम स्टेबल होता है, वो HgO+2 में टूट जाता है। ठीक है, तो इसी को ही हम जो है वो टर्निसिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। टर्निसिंग ऑफ मरकरी में भी ये काम आते हैं ओजोन। तो ये इसका एप्लीकेशन भी है, इसका यूजेज भी है, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है ओजोन की। ए 100 डिग्री सेल्सियस एट है, यहां पे लिखा हुआ है एट 100 डिग्री सेल्सियस। पीएच जो है वो 6.5 दे रखी है, चेंज इन सो। तो आप लोगों को इतना पता ही होगा कि CrO4-2 जो है उसे अगर अपन ऐसे याद रखिएगा, इसको ABCD, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बनेगा और बेसिक मीडियम में क्रोमेट बनेगा। इसे एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाए तो डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वापस अगर इसे बेसिक मीडियम में डाल दिया जाता है तो क्रोमेट बन जाता है ये। और ये तो होता है येलो कलर का, और ये होता है बेटा ऑरेंज कलर का, ये भी तुम्हें पता ही होगा। तो इसे ऐसे याद रखते हैं हम कि ABCD मतलब एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बनेगा और बेसिक मीडियम में क्रोमेट बनेगा। तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करता है और बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है एट 100 डिग्री सेल्सियस pH 6.5 CrO7-2 चेंजेज इनटू, तो Cr2 चेंज होगा भी या नहीं होगा वो बताइए। एसिडिक मीडियम है नहीं, ये मीडियम ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप भी गलती कर बैठे होंगे अभी तक। आप यहां पे टेम्परेचर पे फोकस कीजिए। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर एट 100 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पॉइंट एज 6, न्यूट्रल पॉइंट एज 6 मतलब बिलो 6 पे एसिडिक होता है और अबव 6 पे बेसिक। तो ये जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम दिया हुआ है। दैट मीन्स डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में आ जाएगा और बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट करता है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ टेम्परेचर की वजह से आपको इस क्वेश्चन ने घुमाया है, सिर्फ टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत करके आते। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ही ध्यान से।
A metal M which is not affected by strong acid like concentrated HNO3, concentrated H2SO4, concentrated solution of alkali like NaOH, KOH, it forms MCl3। तो बेटा AgCl3 तो बनता ही नहीं है, ये हटा दो। HgCl2 भी नहीं बनता, Cl3 नहीं बनता, ये भी हटा दो। CuCl3 भी नहीं बनता, ये भी हटा दो। बच गए एक आंसर। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सोच सकते हो। बाकी तुम्हें बता दूं कि ये इनर्ट मेटल होती है। क्या होती है ये? इनर्ट मेटल। और इनर्ट मेटल होने की वजह से ही ये जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ एक्वा रेजिया से रिएक्ट करती है। तो ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, चाहे कंसंट्रेट H2SO4 आ जाए, चाहे कंसंट्रेट HNO3 आ जाए, और ओनली ऑन रिएक्ट विद एक्वा रेजिया। और इसीलिए तो हम सब लोग, आप भी और हम भी, गोल्ड को पहनना प्रीफर करते हैं। अब देखिए चांदी जो है, एजी जो है, सिल्वर जो है, वो थोड़े दिनों बाद ब्लैकिश हो जाती है, फिर उसे साफ करना पड़ता है या साफ करवाना पड़ता है। जबकि गोल्ड जो है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए गोल्ड भी पहनने के काम आता है। सिल्वर जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है, इसीलिए उसे लोग ज्यादा पहनते हैं। What take place when zinc metal is added to an aqueous solution containing magnesium nitrate and silver nitrate? तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जिंक मेटल को ऐड किया है किसके अंदर? मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर। और जिंक को ऐड किया है किसके अंदर? सिल्वर के अंदर, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। तो इन दोनों रिएक्शन से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सीरीज आती है, वो सीरीज होती है कि ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। और वो कहता है कोनी नहीं है, स्नेहा प्रभा ही कूटेगी, होगी आगे पिटाई आऊ। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि लिथियम, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि टॉप टू बॉटम जाने पर एसआरपी इंक्रीजिंग होती है इसका, इधर भी, और ये इसी के नीचे आता है। तो इस सीरीज में हो गई कि ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, कड़े कोनी, स्नेहा प्रभा ही कूटेगी, होगी आगे पिटाई आऊं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में जो मेटल ऊपर आती है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकती है उसके सॉल्यूशन में से, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये तो सीधी सी बात है, ऊपर वाला ही नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो जो जिंक है वो मैग्नीशियम से नीचे है, मतलब जिंक जो है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक जो है वो एजी से ऊपर है, ये इसे रिप्लेस कर सकता है। मतलब इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जबकि जिंक जो है वो एजी से रिएक्ट करके खुद +2 में और एजी बना देगा। मतलब इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिंक इज ऑक्सीडाइजेज, सही बात है। मैग्नीशियम +2 इज रिड्यूस, मैग्नीशियम +2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजी इज रिड्यूस, सही बात है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो है वो पी और आर आ गया, ये सेकेंड आंसर। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? CrO3 हैज पेरोक्साइड बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। नहीं, CrO5 के पास पेरोक्साइड स्ट्रक्चर होती है, इस CrO3 के पास नहीं। हीटिंग द NH4 Cr2O7 प्रोड्यूसेज CrO3 और O2 नहीं मिलती, इससे तो N2 मिलती है। आप सबको पता ही होगा, अमोनियम के जो डाइक्रोमेट हैं, अमोनियम के परक्लोरेट हैं, ये सब हीट करने से N2 गैस दिया करते हैं।
एसिडिफिकेशन ऑफ K2Cr7 टर्न्स इट येलो। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन अभी भी बात करी थी हमने कि CrO4-2 को अगर एसिडिफाइड करते हो तो Cr2O7-2 बन जाता है, और ये येलो से ये बनता है, ये येलो होता है और ये जो है वो ऑरेंज होता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। Cl2 इज लिबरेटेड इन द लिटिल अमाउंट ऑफ व्हेन K2CrO7 KCl एंड हीटेड। तो ये जो है वो Cl2 लिबरेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इसका आंसर जो है वो ये निकल आया। मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्लोरीन जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन उसके बाद नाम ही क्लोरीन का आता है, फिर नाम जो है वो KMnO4 का आता है, फिर जो नाम है वो K2Cr7 का आता है। सॉरी गलत बोल गया, हाँ सही है। और K2Cr2O7 का आता है, फिर जो है वो H2SO4 का आता है, फिर जो है वो इसमें फिर जो नाम आएगा वो आपका Br2 का आता है, और फिर जो नाम है वो I2 का आता है। इससे पहले HNO3 भी लिख सकते हैं। तो इसके भी आप पे KMnO4 और K2Cr7 जो है वो F- और Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। सॉरी ये बात बोल रहा था मैं, यहां पे आएगा ये कि KMnO4 यहां आएगा और Cl- यहां आएगा, इसलिए ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है फेरिक सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स। देखो फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 होल थ्राइस, हीट करने से कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा नहीं, बस सिर्फ ये बॉन्ड टूटेंगे। तो Fe+3 में था और Fe+3 में ही बना रहेगा। SO4 में ये +6 में था और +6 में ही बना रहेगा। यहां पे ये +6 में है सल्फर और ये +3 में है, ये यही बने रहेंगे और SO3 बन जाएगा। लेकिन ऑन हीटिंग SO3 इज डिसोशिएटेड SO2 और O2। दैट मीन्स इसमें SO3 भी बनेगा और SO2 भी बनेगा। पूरा SO3 नहीं टूटेगा, कुछ पार्ट्स ऑफ SO3 जो है वो टूट जाएंगे। The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state due to higher lattice energy can be seen in। ये क्वेश्चन मैंने आज ही आप लोगों को करवाया है। इससे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मैंने एक एनसीईआरटी की जो है वो कटिंग डाल रखी थी, उसी में इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवा दिया है। आप एक बार देखें और इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, और आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करें। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है डाइटोनिक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो H2SO4 से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना लेता है और फिर उसे KI रिएक्शन करते ही Y बनाता है। तो जाहिर सी बात है KI को तो ये I2 में रिड्यूस कर देगा, तो ये तो I2 में आ जाएगा, Y तो यहां से ये कोई आंसर आएगा। अब यहां पे क्या आएगा, तो ये ध्यान दो कि कॉपर का अगर एक्वस सॉल्यूशन होता है और उसकी रिएक्शन में H2SO4 से करवाता हूं, तो ये दोनों ही तो मिलकर कॉपर सल्फेट बनाते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि कॉपर +2 में भी हो गया। डाइटोमिक डाइटोनिक नहीं बोलने की बजाय डाई कैटाइनिक बोलना चाहिए था, इसे डाई कैटाइनिक, ठीक है। और 4 इसकी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता ही है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। फिर चलिए बच्चों, तो आज के लिए ये सफिशिएंट क्वेश्चंस थे। हम कल की सीरीज में फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और डी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, आप लोग
कल तक के लेक्चर के अंदर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़कर आइए और फिर हम इनके मिलकर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।